नाजरीन, आपका इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल द ह्यूमन वॉइस पे। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक अहम मौजू पे, जो कि ख़ास तौर से मदरसे के तालिब इल्म के लिए वो एक इशू बनता है, जो कि है हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन के सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ दो तीन लोग मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि आखिर हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए आप लोगों ने कहाँ तक तगोदौ किया है, आपने कितनी मेहनत की है इस सिलसिले में। तो सबसे पहले हम इनमें से एक पैनलिस्ट अब्दुल अजीम साहब के पास जाते हैं और उनसे उनका तारुफ जानते हैं। अब्दुल अजीम साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल द ह्यूमन वॉइस पे। आप हमारे नाजरीन को बताएं, आप, आप अपना जी तारुफ कराएं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस यूट्यूब चैनल द ह्यूमन वॉइस पर बुलाने के लिए। मेरा नाम अब्दुल अजीम है और मैं सूबा उत्तर प्रदेश, जिला बरेली का रहने वाला हूँ। मैंने इस बार यूजीसी नेट जून 2020 में 80% के साथ अरबिक सब्जेक्ट में जीआरएफ हासिल किया है और इस वक्त मेरी तालीम एमए इफ्लू हैदराबाद से चल रही है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी तारनाका में जो मौजूद है। और उससे पहले मैंने अपने मदरसे की जो तालीम है वो जामिया इस्लामिया सनाबिल, जो कि दिल्ली में मौजूद है, वहाँ से हासिल की है। अब हम चलते हैं दूसरे पैनलिस्ट के पास, जो कि अबूसर भाई हैं। उनसे उनका तारुफ जानते हैं, फिर इंशाल्लाह अगली मौजू की तरफ बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम पैनलिस्ट का और हमारे फिरोज़ भाई का, जिन्होंने हमें इस चैनल पर मदऊ किया और हायर एजुकेशन को लेकर कुछ बात करने के लिए, जो कि बहुत अहम और ख़ास मौजू है। सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अबूज़र ख़ान है और मैंने अभी मेरी एजुकेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अरबिक डिपार्टमेंट से चल रही है और मैं पीएचडी कर रहा हूँ। साल 2018 दिसंबर में मेरा जीआरएफ क्लियर हुआ था 70% मार्क्स के साथ। और उससे पहले की हमारी एजुकेशन जो थी वो कटौली जामिया सैयद अहमद शहीद अहमदाबाद लखनऊ से हमने मुकम्मल की थी। शुक्रिया। अब्दुल अजीम साहब, आप ये बताएं कि आप की जो तैयारी करने का तरीका क्या था, वो पैटर्न क्या था, आपने जो तैयारी की है जेआरएफ की, और आपने माशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेआरएफ क्लियर किया है, तो आप इसके पीछे क्या करदीगी रही है आपकी। जी, शुरुआत से ही मेरा सबसे पहले माइंडसेट की बात करूँ तो मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं इसको नहीं कर सकता हूँ। हमेशा मतलब मुझे पूरा यकीन था कि मैं इसको कर सकता हूँ। बस ये बात थी कि हो सकता है कि पहले अटेम्प्ट में ना हो, लेकिन मैंने पूरा अपना एफर्ट डाला था। और अगर स्ट्रैटेजी को लेकर चलें तो मेरी ये स्ट्रैटेजी शुरुआत ही से रही थी कि मैं अपने दोनों ही पेपर को बराबर अहमियत दूँगा और किसी भी एक पेपर को नेग्लेक्ट मैंने नहीं किया है। यानी हमारे 2 पेपर होते हैं, एक हमारा जो अपना सब्जेक्ट होता है अरबिक का और दूसरा जनरल पेपर होता है जो सभी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम देने वालों के लिए होता है। तो मैंने दोनों ही पेपर को बराबर अहमियत दी और जिसकी वजह से आप देखें दोनों के नंबर पेपर 1 में 82 हैं और अरबिक में 79, मतलब 79 क्वेश्चन सही हुए हैं, तो दोनों के बिल्कुल बराबर नंबर हैं। ठीक है? हालाँकि हमारे मदरसे के बच्चे क्या करते हैं कि वो पेपर 1 को नेग्लेक्ट कर देते हैं और जिसकी वजह से वो नेट कभी जेआरएफ से चूक जाते हैं। जी, अबूसर भाई, आप बताएं कि आपने कैसे तैयारी की थी इसकी। जी, अब्दुल अजीम भाई ने एकदम सही बात कही है कि हमारे मदरसा बैकग्राउंड होने की वजह से जो फर्स्ट पेपर होता है उसको लेकर हम लोग थोड़ा सा नर्वस होते हैं और वो चीज़ें सामने नहीं आ पाती हैं पूरी तरीके से, क्योंकि हम लोग उसमें थोड़ा सा अपने आप को वो महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब हम लोग वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। और ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, क्योंकि जब हमने शुरुआत करी तो देखा कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आ नहीं पा रही हैं, सही से वो चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही हैं। तो उसके बाद स्ट्रैटेजी
ये बनाई कि अरबिक पेपर जो हमारा जो ख़ास मौज़ू है और जिसमें हम अपनी मतलब सलाहियत को और ज़्यादा वो कर सकते हैं, उसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया। और फर्स्ट पेपर को ये समझ लीजिए कि 30% और 40% के हिसाब से उसको लेकर चले। लेकिन अरबिक जो मौज़ू था उसको 70 और 80 के करीब ले जाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में हमारा जेआरएफ हुआ। अब्दुल अजीम साहब, ये बताइए कि नेट क्या है और जीआरएफ क्या है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस और फर्क क्या है? नेट जेआरएफ इस ताल्लुक से मैं बताना चाहूँगा, और ये जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए समझना ज़रूरी है। हालाँकि जो ये एग्ज़ाम होता है यूजीसी नेट, ठीक है? यूजीसी एक संस्था है, दोनों का एग्ज़ाम वो एक ही कराती है। थोड़ा-सा मार्क्स में डिफरेंस हो जाता है, जैसे अगर ओबीसी की बात करूँ, तो नेट के लिए हमें 60% की ज़रूरत होती है, तो जेआरएफ के लिए तकरीबन 67, 68 या 70% की ज़रूरत होती है, यानी 8%, 8 मार्क्स या 10% का डिफरेंस हो जाता है। अगर नेट हम हासिल कर लेते हैं, यानी हम 60% ओबीसी में हासिल कर लेते हैं, तो हमें ये एलिजिबिलिटी मिल जाती है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या किसी कॉलेज में एमए डिग्री के साथ या पीएचडी डिग्री के साथ हम अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बगैर अब आज के दौर में हम अप्लाई नहीं कर सकते बगैर नेट के। और जेआरएफ क्या होता है? जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, अगर हम इसको निकाल लेते हैं तो जब हम पीएचडी करते हैं तो वहां पर हमें 31,000 की, या अभी मैं उस ताल्लुक से कंफर्मेशन नहीं है, अबूजर भाई बताएंगे कि कितनी मिलती है, तो उतनी हमें फेलोशिप मिलती है जब हम पीएचडी करते हैं 5 साल के लिए। वो अबूसर भाई, क्या फेलोशिप मिलती है, उसके सिलसिले में आप रोशनी डालें। जी, जो अज़ीम भाई ने कहा है कि जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये एग्ज़ाम जैसे ही क्लियर होता है उसके बाद का अगला मरहला जो होता है वो पीएचडी में दाखिला होता है। पीएचडी में दाखिले के बाद अगर आपका जेआरएफ पहले क्लियर हुआ है, तो जिस डेट में आपका पीएचडी का एडमिशन होता है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसी डेट से ही आपको महीने के 31,000 प्लस एचआरए, अगर वो यूनिवर्सिटी किसी 3 कैटेगरी शहरों की होती हैं, 24% यानी 24%, 16% और उसके बाद में 12%। तो इस हिसाब से एचआरए मिलता है, मतलब रेंट आपको जो किराया मिलता है, वो इस हिसाब से मिलता है। तो 31 के ऊपर आप इस रेट को जोड़ लें। उसके अलावा हर 3 महीने पे जेआरएफ के अंदर पहले 2 साल जो जेआरएफ के होते हैं उसमें ₹2,500 मिलते हैं। वो आपकी कंटिंजेंसी कहलाती है, मतलब जो दूसरी ज़रूरियात होती हैं, क किताबें खरीदना और बाकी तमाम चीज़ें खरीदना। तो इन तमाम चीज़ों को जोड़ते हुए तकरीबन ₹39,000, साढ़े 38 या ₹39,000 आपको मिलते हैं। अच्छा, ये बताइए, अरबी से जेआरएफ निकालने के लिए कौन कौन सी किताबें ख़ास तौर से अहम होती हैं, जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, जिन किताबों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है? अब्दुल अजीम साहब। अगर मैं अपनी बात करूँ, तो जो मैंने सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि मैंने कौन से सोर्स इख्तियार किए हैं। तो सबसे पहले हसन ज़ैयात, उसको मैंने बुनियाद बनाया था, ठीक है? बिल्कुल बुनियाद थी मेरी, तकरीबन उसको 5 से ज़्यादा बार या और उससे भी ज़्यादा बार मैंने रिवाइज़ किया होगा। इसी तरीके से अल अदबुल अरबी अल मुआसिर लिशौक़ी ज़ैफ़, उसको मैंने पूरा पढ़ा था, उसके नोट बनाए थे, ठीक है? इसी तरीके से हन्ना फाफूरी की अल अदबुल क़दीम। मैं अपनी बात करूँ तो ये 3 किताबें तारीख़ुल अदब अल अरबी के ताल्लुक से, और एक चौथी किताब अल बलागा अल वादिहा, बलागा के पोर्शन के लिए, और इसी तरीके से इल्मुल हदीस का कुछ हिस्सा, एक किताब छोटी-सी थी, वो पढ़ा था, ठीक है? इसके अलावा कुछ नोट जो मिल गए थे मुझे कुछ लोगों से, ठीक है? उनकी हेल्प ली थी, बल्कि एक नोट केरला के एक भाई की ज़रिए तैयार किया गए हैं, वो 295 सफ़हे पर मुश्तमिल हैं, ठीक है? तो उसको मैंने पढ़ा था, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा था। बाकी अगर मैं कहूँ कि कौन-सी किताबें हमारे भाई जो तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, वो उनकी मदद ले सकते हैं, तो उनको शौक़ी ज़ैफ़ का जो पूरा सिलसिला है, उनको उनको पढ़ना चाहिए। हन्ना फाखूरी की अदब कदीम, अदब हदीस, दोनों किताबों को रेफ़र कर सकते हैं। इसी तरीके से उमर फ़ारूक की तारीख़ुल अदब अल अरबी, उसको देख सकते हैं, ठीक है? ये काफ़ी अहम किताबें हैं, बुनियादी किताबें हैं। और अदबुल अरबी अल हिंदी के लिए इस्माइल फारूकी अल मुजद्दिदी की जो किताब है, उसको देख सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों ने किताबें लिख रखी हैं, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। इसी तरीके से वहाँ पर पीवाईक्यूज़ भी जमा कर रखे हैं, और इसी तरीके से उन्होंने कुछ मटेरियल भी जमा कर रखा है। तो इस तरह के फॉर्मेट की 1-2 किताबें वो खरीद सकते हैं, जैसे मेहदी हसन की
जो किताब है सवालन व जवाबन, इस तरह की और दूसरी किताबें भी वो ले सकते हैं। और अबूजर भाई आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस सिलसिले में? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अज़ीम भाई ने माशाल्लाह वही तमाम बातें कही हैं जो हमारे दिमाग में भी थीं और उन्हीं तमाम चीज़ों को बेस बना के हमारा भी जेआरएफ हुआ था। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो अहमद हसन ज़ैयाद की किताब है, क्योंकि उसके बगैर हमें लगता था कि मतलब यानी चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। उसको हमने अज़ीम भाई ने बताया तकरीबन 5 से 6 बार तक मुताला किया उसका, वो किया है उन्होंने। लेकिन हमने तकरीबन उसको 10 से 12-14 बार तक तकरीबन पढ़ा होगा, लाइन टू लाइन वो बराबर उसके, और उसके साथ-साथ में नोट्स बनाते चले। तो उससे हुआ ये कि बहुत सारी चीज़ें अज़ीम भाई जानते होंगे कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बाकी अल अदबुल अरबी अल कदीम हन्ना फाखुरी की वो भी मैंने पढ़ी थी और उसके साथ-साथ में अल अदबुल अरबी जो अल मुआसिर है हन्ना फाखुरी की ही दूसरी जिल्द जो है यानी अभी जदीद अदब के ऊपर, उसको भी हमने पूरा का पूरा पढ़ा था। और अल अदबुल अरबी अल मुआसिर शौक़ी ज़ैफ़ की जो है, वो भी हमारे मुताले में शामिल रही थी। तो हमारे लिए ये 2 किताबें सबसे ज़्यादा अहम थीं, अहमद हसन ज़ैयाद की और उसके बाद में ये हन्ना फाखुरी की। और उसके अलावा बहुत सारे नोट्स, छोटी-छोटी किताबें हैं, जैसे मेहदी हसन की, मुझे नाम बहुत दिन से ये याद नहीं आ रहा था क्योंकि हमें हमारे निकाले हुए जेआरएफ तकरीबन 2 साल होने जा रहे हैं, तो ये नाम याद नहीं आ रहा था, लेकिन ये बहुत अहम किताब है क्योंकि इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको एक ट्रैक मिल जाता है कि चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाना है। तो मेहदी हसन की किताब बहुत छोटे फॉर्मेट में सवालन व जवाबन करके है, बहुत सारी चीज़ें वो वहाँ पे वो क्लियर हो जाती हैं। तो बाकी अल अदबुल अरबी अल हिंदी पे जी फिरो जो नाम बताया है, वो मैंने किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन सुना है कि वो किताब भी काफ़ी मतलब मदद उससे हासिल की जा सकती है। और शुक्रिया। एक चीज़, ये मेरा सवाल दोनों पैनलिस्ट से यानी अब्दुल अज़ीम साहब से और अबूज़र भाई से कि ये जो मदरसे के बच्चों के लिए या मदरसे के तलबा के लिए ख़ास तौर से ये बड़ा मसला बनता है रीज़निंग का, तो आप लोगों को कितनी परेशानी हुई रीज़निंग वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में? ये इस सिलसिले में आप अपना तजुर्बा शेयर करें। जी, फिरोज़ भाई, आपके इस सवाल रीज़निंग वाले सवाल की तरफ यानी पेपर 1 के सवाल की तरफ हम आते हैं, उससे पहले मैं 2 बातें और कहना चाहता हूँ। जो उस तरह की मैंने किताबों का ज़िक्र किया, जो मेहदी हसन की किताबें और इस तरह की कई किताबें हैं, ठीक है? कश्मीर से 2-3 किताबें छपी हैं और भी और जगहों से भी छपी हैं। तो ये किताबें सिर्फ़ आपका बेस बना सकती हैं। इन किताबों पे हम मुनहसिर होके हम जेआरएफ नहीं निकाल सकते, ना नेट निकाल सकते हैं आज के दौर में, ठीक है? आज का जो सिलेबस है, सिलेबस चेंज हो गया है, ठीक है? दिसंबर 2019 से। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने एक बड़ी तादाद को देख रहा हूँ, जो सिर्फ़ इन बुनियादी किताबों को, इन असासी, इन मसादिर रईसिया को छोड़कर इन जो किताबें तैयार की गई हैं, सिर्फ़ इन पर ही फ़ोकस कर रहे हैं, सिर्फ़ इन पर ही इन्हिसार कर रहे हैं। आप इससे जेआरएफ और ना तो नेट हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात, अहमद हसन ज़ैयाद की हमारे इसी बार के एग्ज़ाम में यानी जून 2020 में भी काफ़ी ज़्यादा सवाल आए, 5 से 10 सवाल वहाँ की इबारतें उठाई गई, वहाँ से सवाल पूछे गए और इसी तरीके से आजकल जब मैं टीचिंग कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे और लाइव क्लासेस भी मैं शुरू करने जा रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं पीवाईक्यूज़ का भी दिलासा कर रहा हूँ। तो पता लग रहा है कि अहमद हसन ज़ैयाद की किताब काफ़ी अहम है। हमेशा से आज तक वहाँ की इबारतें उठाई गई हैं और एनटीए वाले उठाते रहेंगे, यूजीसी वाले उठाते रहेंगे। ठीक है? तो अरबी के लिए ये 2 बातें आपको ज़हन में रखनी है आपके। रही बात आपके रीजनिंग के बारे में आपने पूछा या उससे मैं जोड़ लूँ मैथमेटिकल रीजनिंग और इसी तरीके से लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपके लिए सिर्फ एक ही उसूल होना चाहिए कि आपको प्रैक्टिस करना है। सिर्फ प्रैक्टिस ही आपको आगे ले जाएगी। ठीक है? आपको पीवाईक्यूज मिलते हैं, चाहे किसी ऐप पर मिल रहे हैं, चाहे किसी किताब में मिल रहे हैं। ठीक है? वहां से लॉजिकल रीजनिंग उसके सवालों को हल करते रहें, उनके सवालों को सॉल्व करते रहें और इसी तरीके से जो मैथमेटिकल रीजनिंग के सवाल हैं उनको भी हल करते रहें, उनकी कंसेप्ट समझें, उनके प्रिंसिपल समझें और आगे चले जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है? लॉजिकल रीजनिंग के बारे में कोई बड़ी बात नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग तो मैथमेटिकल रीजनिंग ठीक है, मुश्किल हो सकता है क्योंकि वहां फॉर्मूलाज याद रखना होते हैं, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग के बारे में मेरा कहना यह है, ये तो ऐसा है कॉमन सेंस के, बस कॉमन सेंस। लॉजिकल रीजनिंग दूसरे माने में ये एजुकेटेड कॉमन सेंस है। ठीक है? ये प्रिंसिपल बेस्ड कॉमन सेंस है। ठीक है? जिसको हम मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं, हमारी जहनी काबिलियत कितनी है, जिसमें थोड़े से फॉर्मूलास बहुत
इजी फॉर्मूलाज यूज करने पड़ते हैं। अबूजर भाई, आपका क्या तजर्बा रहा है इस सिलसिले में, रीजनिंग के सिलसिले में खास तौर से? जी, अज़ीम भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छी बात, सबसे पहली बात जो अज़ीम भाई ने कही है वो एकदम अगर हम कहें तो 100% 100% एकदम वो फिट बैठती है कि आजकल का जो मतलब हमारा एक वो बन गया है, जो स्टूडेंट हमारे मदरसे से निकल के जाते हैं तो वो कुछ जो मसादिर रईसियाँ हैं उनको छोड़कर कुछ नीचे की जो किताबें हैं जिनको मतलब हम लोग एक जुज़ के तौर पे कह सकते हैं कि वो उनको ही असल बनाते हैं, उसके बाद में चीज़ें सही नहीं जाती हैं। क्योंकि जब तक हम मसादिर रईसिया नहीं पढ़ेंगे, और ये एक्सपीरियंस जैसा कि अज़ीम भाई का है वैसा ही एकदम मेरा भी है कि अहमद हसन ज़ैयाद की किताब के अंदर से लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस आते हैं, और ये 2 साल का हमारा एक्सपीरियंस है। और जैसा कि अज़ीम भाई ने अभी बताया कि ये आज भी वैसे ही कि वैसे के वैसा ही चल रहा है, और इंशाल्लाह ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस किताब को छोड़े बगैर, इसके मतलब इस किताब को अगर कोई भी शख्स नज़रअंदाज करता है तो जेआरएफ और ये सारी चीज़ें होना मुश्किल तो नहीं कह सकते हैं, नामुमकिन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुश्किल तो ज़रूर है। बाकी लॉजिकल रीज़निंग और इन तमाम चीज़ों के बारे में अज़ीम भाई ही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि हमने कॉमन सेंस की बात की उन्होंने, और उसपे वो चीज़ 2 साल पहले की है, तो मुझे उतना ज़हन में भी वो सारी चीज़ें हैं नहीं, और पहला फर्स्ट पेपर जो होता है, वो हमने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हमारा ज़हन भी नहीं गया था, क्योंकि हमने सेकंड पेपर के ही उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी थी। शुक्रिया। अब्दुल अजीम साहब, ये बताइए कि आपने जो तैयारियां की थी जेआरएफ के लिए, तो उसमें आपने किताबों से की थी या नोट्स वगैरह आपने अलग से कुछ बनाया था इसके लिए? मैं यहाँ पर पेपर 1 की बात करता हूँ। पेपर 1 के लिए मैंने एक किताब यूज़ की थी, केवीएस मदान की किताब। ये काफ़ी बेहतर किताब है, और मैं कहूँगा कि एक और मुश्किल नज़र आती है हमारे बच्चों के यहाँ, और सिर्फ़ हमारे मदरसे के स्टूडेंट के लिए यहाँ ही नहीं, बल्कि हर किसी के यहाँ वो मटेरियल पूछते नज़र आते हैं। मटेरियल यहाँ से मिल जाए, वहाँ से मिल जाए, किसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। केवीएस मदान अपने सामने रखिए, ठीक है? सिलेबस से उस किताब को पढ़िए, और उसके बाद आप वीडियोज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यूट्यूब पे हर तरह की वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी। आपके 10 यूनिट हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड यूजीसी नेट, इस तरह से सर्च करेंगे, आपको ढेरों वीडियो मिल जाएँगे, ठीक है? रिसर्च एप्टीट्यूड, आप यूजीसी नेट आगे टैग लगा के सर्च करेंगे, ढेरों वीडियो मिल जाएँगी। और इसी तरीके से अगर आप इस तरह से थक जाएँ, फिर आप अगर किसी सब टॉपिक में फँस रहे हैं, ठीक है? कि जो बुलूगत की खुसूसियात क्या होती हैं, एक बालिग की खुसूसियात क्या होती हैं, एक नाबालिग की खुसूसियात क्या होती हैं, एक नाबालिग की लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इस तरह की चीज़ों को आप ये लिख के और यूजीसी नेट आगे बढ़ा देंगे, आपको सारे टॉपिक मिल जाएँगे, ठीक है? और मैंने किसी किताब से नोट नहीं बनाए थे, केवीएस मदार की जो किताब है उसको 3 से 4 बार मैंने पढ़ा था, उसको वहाँ हाइलाइट किया था। बाकी वीडियोज़ से, यूट्यूब की वीडियो से, इसी तरीके से अनअकैडमी से इस्तेफ़ादा किया था, ग्रेडअप की वीडियो से भी काफ़ी इस्तेफ़ादा किया था। आप मल्टी सोर्सेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ़ एक सोर्स इस्तेमाल करें, और उनके नोट बनाएँ, यानी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने जो मटेरियल है, ठीक है? उसको पूरा करें। अबूसर भाई, आपने कैसे तैयारी की थी? नोट से की थी या जी पूरी तैयारी आपकी हुई सिर्फ किताबों से हुई? जी, अज़ीम भाई ने एक बात बहुत अच्छी बताई कि मल्टी सोर्सेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यही एक वो चीज़ है जो हमें लगता है, क्योंकि किसी एक चीज़ पर भरोसा करके हम कॉम्पिटिशन को आगे नहीं ले जा सकते हैं किसी भी तरीके से। मल्टी सोर्सेज़ का मतलब यही है जो इन्होंने बताया कि यूट्यूब के ज़रिए, अनअकैडमी के ज़रिए, यूडेमी के ज़रिए, और बहुत सारे पोर्टल्स और बहुत सारे ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। जैसे कि हमने अपने तैयारी के बीच में विकिपीडिया का इस्तेमाल किया था। अरबी अदब के लिए हमने विकिपीडिया का इस्तेमाल किया था, तो उसके ज़रिए से ऐसे क्वेश्चन्स हमारे हल हुए थे, जो काफ़ी ज़्यादा पढ़ने के बाद भी और उसके मतलब रिसर्च करने के बाद भी वो क्वेश्चन हमारे सामने नहीं आए थे। तो विकिपीडिया भी कहीं न कहीं फ़ायदेमंद आपके लिए साबित हो सकता है। जैसे कि आपको लॉजिकल रीज़निंग की तारीफ़ नहीं पता है, तो आप लॉजिकल रीज़निंग ओपन करिए गूगल के ऊपर, और डायरेक्टली वो आपको किसी पेज पे ले जाएगा। वहाँ से आप बहुत मतलब एकदम आसान फ़हम लैंग्वेज में और ज़बान में वो चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब के ऊपर फर्स्ट पेपर के लिए हमने भी यूट्यूब का ही बहुत ज़्यादा सहारा लिया था रीज़निंग वगैरह को सीखने में। और जहाँ तक एक पोर्शन होता है डाटा इंटरप्रिटेशन का, क्योंकि वो मैथमेटिक्स से जुड़ा होता है। वो चीज़ थोड़ी-सी हमारे तो समझ में नहीं आई थी।
लेकिन अगर कोशिश की जाए यूट्यूब के ज़रिए से और इन तमाम चीज़ों के ज़रिए से, तो वहाँ पर भी फ़ायदा हो सकता है। अच्छा अब्दुल अजीम साहब बाकी ये केवीएस बताइए कि मदान की आम जो तौर से किताब बताई गई है, वो काफ़ी अहम है। जी अब्दुल अजीम साहब ये बताइए कि आम जी। तौर से मदरसे के जो तलबा होते हैं किस सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं? बिल्कुल वाज़ेह बात है कि पेपर 1 में हम लोग कमज़ोर होते हैं, ठीक है? मैं अपने आप को भी शामिल करूँगा, मैं भी कमज़ोर था और फिर मैं कुछ चीज़ें बयान करना चाहूँगा। हमारे जो मदरसे के बैकग्राउंड है वाले हैं, उनके अगर कोई सब्जेक्ट देखने चाहें, तो उनका और अरबिक सब्जेक्ट होता है, उर्दू सब्जेक्ट होता है, इसी तरीके से अरब कल्चर का एक सब्जेक्ट है, वो होता है, इस्लामियात का। इससे ज़्यादा और कोई हमारे मदरसे के बच्चों के लिए, हमारे लिए कोई सब्जेक्ट नहीं होते हैं। अगर सबसे पहले तो हमारी कोशिश यही करना चाहिए कि हमारे जो अपने ये सब्जेक्ट हैं, इनमें हम पूरी महारत हासिल करें, खूब अच्छे तरीके से इनमें दाखिल हों और इसके लिए अभी मैंने एक अपना स्टेटस लगाया था, उसमें मैंने लिखा था कि अब्राहम लिंकन से पूछा गया कि अगर आपको पेड़ काटने के लिए दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को तेज़ करूँगा और उसके बाद 2 घंटे मैं अपनी पेड़ को काटूँगा और मेरा पेड़ कट जाएगा। तो इससे मैंने यूजीसी प्रिपरेशन से ऐसे जोड़ा कि यूजीसी प्रिपरेशन वाले क्या कर सकते हैं? इसका मतलब ये है कि अगर आप अरबिक के एस्पिरेंट्स हैं, तो आपको चाहिए कि पहले अपनी कुल्हाड़ी तेज़ करें, यानी अपनी अरबी अच्छी करें, ताकि आप हसन ज़ैयाद को समझ सकें, आप हन्ना फाखरी को समझ सकें, आप उमर फ़ारूक को समझ सकें। ये नहीं कि आपको इबारत ही समझ में नहीं आ रही है, आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? तो पहले अपनी कुल्हाड़ी को तेज़ करें और इसी तरीके से सेम चीज़ पेपर 1 के लिए आप थोड़ी अपनी इंग्लिश अच्छी करके आएँ, ठीक है? जी। क्योंकि आपको मटेरियल इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही ज़ुबानों में है, या तो इंग्लिश में है या हिंदी में। हिंदी तो इंग्लिश से भी टफ होती है, ठीक है? जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं इंग्लिश की, रिसर्च को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है? कम्युनिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? ये तो इंग्लिश से भी भारी पड़ जाता है, इंग्लिश से भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो हमें इंग्लिश में ही पढ़ना है। तो आप अगर एमए में हैं, एमए फर्स्ट ईयर आपका चल रहा है, तो कहूँगा कि 1 साल में आप अपनी कुल्हाड़ी तेज़ कर लें, अरबी अच्छी कर लें और इसी तरीके से अपनी इंग्लिश थोड़ी अच्छी कर लें। इतने जल्दी बहुत जल्दी ना करें कि आप इसको मैदान में कूदने के लिए कि पहले ही सेमेस्टर में हम एग्ज़ाम देंगे यूजीसी नेट के लिए और फिर परेशान होंगे पूरी 4-4 साल में आपसे 4-4 सेमेस्टर में आपसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। ठीक है? तो यही काम करना है और इसी तरीके से हमारी गलती क्या होती है, कमज़ोर तो हम हैं, क्यों हैं? क्योंकि हमने मैथ्स पे फ़ोकस नहीं किया है, मैथ पढ़ा है, ठीक है, साइंस पढ़ी है, लेकिन फ़ोकस के साथ नहीं पढ़ा और कितने लोगों ने तो मतलब मैथ नहीं भी पढ़ा है, क्योंकि सब मदरसों में मैथ नहीं पढ़ाया जाता, सब मदरसों में जी, इंग्लिश उस तरीके से नहीं पढ़ाई जाती है, ठीक जी। है? ठीक है, कमज़ोर मैं मानता हूँ, लेकिन आपको ये एटीट्यूड बनाना होगा कि लर्न करना है मुझे, सीखना है मुझे, ठीक है, मुझे मैथ नहीं आता है, लेकिन मैं सीखूँगा, ठीक है, मुझे लॉजिकल रीज़निंग नहीं आती है, मैं सीखूँगा, ठीक है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं सीखूँगा क्योंकि मुझे जेआरएफ निकालना है। ये वाली जो चीज़ होगी, यानी मुझे पता है मेरी कमज़ोरी ये है और मुझे अपनी कमज़ोरी को ख़त्म करना है, उसके बाद आप आगे जाएँगे तो इंशाअल्लाह इस एटीट्यूड के साथ तो आपको कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। हमारे मदरसे के बच्चे क्या करते हैं कि डाटा इंटरप्रिटेशन को तो छोड़ ही देना है, ठीक है, मैथ को तो छोड़ ही देना है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, पूरा का पूरा मतलब दसों यूनिट बल्कि बीसों यूनिट दोनों पेपर के मैंने एक भी चीज़ नहीं छोड़ी थी, ठीक है? एक-एक चीज़ को अच्छे से तैयार किया था। और जिसकी वजह से डाटा इंटरप्रिटेशन और इसी तरीके से लॉजिकल रीजनिंग जो मदरसे वाले जिन जो हार्ड लगते हैं, हम मदरसे वालों को लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और इसी तरीके से डाटा इंटरप्रिटेशन इन पूरे चारों टॉपिक में मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। ठीक है? उसकी वजह ये है मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपने मैथमेटिकल रीजनिंग का जो पोर्शन है, अगर आपने अच्छे तरीके से सही तरीके से हल कर लिया, तो डाटा इंटरप्रिटेशन अपने आप से हल हो जाएगा। क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन में है क्या? परसेंटेज होता है, एवरेज होता है, रेशियो होता है। ये 3 सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है? उससे पहले तो हमें गिनतियाँ इकट्ठा करना होती हैं। 10-10, 20-30 मिला के फिर उसके बाद अगला सवाल आता है जिसमें पूछा क्या जाता है परसेंटेज, एवरेज, ठीक है? रेशियो ये 3-4 से सवाल रहते हैं और उसके बाद हमें करना क्या है मैथमेटिकल रीजनिंग का जो पोर्शन है वहां पर परसेंटेज दिया हुआ है परसेंटेज डालें यूट्यूब पे ठीक है यूजीसी नेट आगे लिख दें आपके सामने वीडियो आ जाएंगी ठीक है रेशियो डालें यूजीसी नेट आगे लिख दें आपके सामने वीडियो आ जाएंगी ठीक है फ्रैक्शन डालें आपके आगे यूजीसी नेट लिखें आपके सामने वीडियो आ जाएंगी ठीक है इसी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ये भी सारी चीजें हैं उसमें सीखने की कोशिश करें मुश्किल कुछ नहीं है क्योंकि हमने सीखा नहीं है ना कभी इसलिए तो मुश्किल लग रहा है ये मैं सिर्फ एज अ मोटिवेशन आपके लिए कह रहा हूँ ठीक है मैं भी जीरो पे था कुछ नहीं आता था ठीक है बाकी रीडिंग कम्प्रिहेंशन को सही करने के लिए तो आपको इंग्लिश चाहिए थोड़ी बहुत ठीक है इंग्लिश अच्छी करनी होगी ताकि और इंग्लिश अच्छी कर ली तो गोया कि रीडिंग कम्प्रिहेंशन
आपके लिए फ्री के नंबर हैं, और जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है, चाहे वो अपने मदरसे के हों या बाहर के हों, वो कहते हैं कि रीडिंग कंपटीशन में तो मेरे पक्के हैं। अबूज़र भाई, आपने माशाल्लाह जेआरएफ निकाला है, तो आपका उन तलबा के लिए क्या पैगाम होगा जो अभी जेआरएफ की कोशिश में है और उसकी तैयारियां कर रहे हैं, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने ज़रिए से? अ, सबसे पहले तो ये अज़ीम भाई ने जो बताया है एज़ अ मोटिवेशन, देखिए दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एक इंसान सीख नहीं सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। अगर आपके अंदर करने का जज़्बा है, हौसला है और कुछ कर जाने की अगर आपके अंदर वो ताकत है ना, जी। तो फिर आपके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है इस दुनिया के अंदर। मेरी किताब के जो कई चैप्टर्स हैं वो इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर बेस हैं। और जैसा कि फ़िरोज़ भाई जानते हैं और सनाउल्लाह साहब भी जानते हैं, आप लोग तो जानते ही हैं कि अगर आपको लगता है कि मैथ हार्ड है, अगर आपने मान लिया कि मैथ हार्ड है, पहले ही दिमाग में अगर आपके आ गया, ये हमारे ज़हन में भी आता था उस वक़्त और आज भी आता है क्योंकि एक मिज़ाज बना हुआ है, तो कि ये मैथ हार्ड है, डाटा इंटरप्रिटेशन हार्ड है और ये चीज़ हार्ड है, वो चीज़ हार्ड है, इंग्लिश हार्ड है। तो ये पहले से ही हमारा जो शऊर होता है, वो हमारे अपने लाशऊर को ऐसे ऐसे सिग्नल्स भेजता है कि बस अब ये चीज़ हमारे लिए फिर आदमी अपने आप ही उसके अंदर का जो हौसला होता है, जज़्बा होता है, वो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को वहीं पे रोक देना है एकदम। कॉम्पिटिशन के लिए देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है आपकी जो लाइफ़ होती है, उसको आप कैसे देखते हैं और दूसरी चीज़ ये होती है, एक होती है पढ़ाई और दूसरी ये होती है कि आपको कॉम्पिटिशन में कैसे बीट करना है। कॉम्पिटिशन का मतलब ये है कि किस तरीके से एक वो बंदा है, 2 बंदे हैं, एक दोनों दौड़ रहे हैं, तो उसको कैसे बीट करना है? कहाँ पे उसमें उन चीज़ों को लेके आना है और किन-किन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करके उसको पीछे करना है? अगर ये कहा जाए तो उसके सीने के ऊपर कदम रख के आगे बढ़ना है। कॉम्पिटिशन इसी चीज़ का नाम है। ये थोड़ा-सा अलग-सा लगेगा लेकिन है इसी चीज़ का नाम। जी, आप जी। किसी भी कॉम्पिटिशन में जाएँगे देखिए जब तक आप दूसरों से ज़्यादा अपने दिमाग को और अपनी सलाहियत को बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, लर्न टू अर्न एक चीज़ होती है लर्न टू अर्न जितना आप सीखेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको किसी भी कोई भी शख्स है, चाहे वो मदरसे का बंदा हो, मदरसे का तालिब इल्म हो, बाहर का तालिब इल्म हो, कहीं का भी है, लेकिन अगर उसके अंदर एक चीज़ है कि हमें तो जेआरएफ करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी तरीके से हमें रुकना नहीं है, कहीं पे भी रुकना नहीं है, कोई रुकावट आ ही नहीं सकती हमारे आगे। तो इंशाल्लाह डाटा इंटरप्रिटेशन और ये तमाम चीज़ें जितनी भी हैं, फर्स्ट पेपर है, अरबिक है और ये तमाम चीज़ें हैं, तो ये क्लियर होती ही चली जाएँगी आराम के साथ। ये तो जेआरएफ अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन जो लोग नए जिन जो लोग क्वालीफाई करते हैं तो उन्हें उनके हिसाब से मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है और ना ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप करने का जज़्बा है, हौसला है तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। लेकिन अज़ीम भाई ने एक बात बहुत अच्छी कही कि सबसे पहले जो आपकी कुल्हाड़ी है, जो आपकी असल चीज़ है, आपकी असल सलाहियत है जिस पे आपने करीब 10 साल, 8 साल, 6 साल इस हिसाब से आपने खर्च किए हैं मतलब अरबी ज़बान। जब तक वो आपकी क्लियर नहीं होगी, तब तक फिर मुश्किल थोड़ी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत मुश्किल तो ज़रूर होगी। हम ऐसे-ऐसे हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं और बहुत से मौजूद लोग हैं अभी जो रिसर्च कर रहे हैं। जेआरएफ भी है उनका। देखिए जेआरएफ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप उनसे कहेंगे कि आप अरबी में 5 मिनट बात करें, तो वो नहीं कर पाएँगे या आप अगर उनको किसी अच्छे राइटर की किताब उठा के दे दें और कहें आप इसको पढ़ दें या बाय द वे इसको ट्रांसलेट कर दें इंग्लिश में या क्यों कुछ भी कर दें, तो वो नहीं कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं कुछ कमी तो ज़रूर है ना, तो उस कमी को पकड़ना है। पहले अपनी कुल्हाड़ी को मजबूत करना है, उसके बाद में देखिए फर्स्ट पेपर आपको करना है, बहुत ज़रूरी लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि वो आपको बहुत मतलब ये है कि आपको उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी पीएचडी में या उसके बाद की लाइफ में ये तमाम चीज़ों में। उसको जेआरएफ की हद तक रखना है, मेरा मानना है, ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है कि उसको इस हद तक रखना है कि उसका जो चीज़ें हैं वो आपके कंट्रोल में मौजूद हों, उसको आप कर पाएँ सही तरीके से। उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है मेहनत की ज़रूरत होगी, उस मेहनत से पहले भी एक चीज़ आती है, वही है हौसला। अगर आपके अंदर है करने का जज़्बा। अज़ीम भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा बोल रहे थे और उन्होंने एक बात कही यही उनके अंदर एक जज़्बा-सा मुझे देखने को मिला। मतलब लगा कि इनके अंदर जज़्बा है, तो वो चीज़ कहीं न कहीं आगे लेके जाती है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें अगर मोटिवेशन की देखी जाए तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन सबसे पहले अगर
करना है, गोल सेट करना सबसे बड़ी बात होती है। और हाँ, एक चीज़ और, जो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे हमने बीए अपना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही किया, फिर एमए किया, फिर पीएचडी अभी चल रही है हमारी। तो वहाँ पे जो चीज़ देखी देखी है वो ये है कि हमारे मदरसे के जो बच्चे जाते हैं उनके सामने कोई गोल सेटिंग, कोई प्लानिंग, लाइफ के बारे में कहीं पे भी कोई भी चीज़ लिखी हुई नहीं होती है। जब तक आप लिख के नहीं रखेंगे, तब तक आप मिसाल के तौर पर आप जेआरएफ भी कर लेंगे। हम तो ये कहते हैं कि जेआरएफ भी कर लेंगे। ऐसे-ऐसे लोग हमारे सामने, बहुत से लोगों का जेआरएफ हुआ, पीएचडी भी हुई, लेकिन जब तक आप गोल सेट नहीं करेंगे, तब तक आप कहीं पे किसी ख़ास तरीके से कुछ भी हासिल करना मुश्किल होगा थोड़ा-सा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी माशाअल्लाह आप लोग बेहतर जानते हैं और बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं और हमारी किताब भी है और आप लोग जानते ही हैं। शुक्रिया। अज़ीम भाई ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें करी हैं। अबूज़र भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही है जो तमाम लोगों के ज़हन को अपील करती है कि इंसान को मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, यानी मुख्तलिफ किस्म की सलाहियतें होनी चाहिए इंसान के अंदर, कि ऐसा नहीं हो कि सिर्फ कलमी सलाहियत का हामिल है तो कलम ही पे ज़ोर दे रहे हैं, नहीं, उनको ज़ुबान पे भी ज़ोर देना चाहिए। अगर ज़ुबानी सलाहियत है, बोलने की क़ुव्वत है, तो कलम भी मज़बूत होना चाहिए उनका। ये बहुत बहुत ज़बरदस्त बात है जो आम तौर से बहुत कम लोगों में पाई जाती है ये बात, कि अगर किसी को देखे तो उनका कलम अगर बहुत ज़्यादा मज़बूत है तो ज़ुबान से वो बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने पूरी तवज्जो सर्व की होती है सिर्फ़ लिखने पे या ज़ुबान पे, एक ही तरफ वो ढलते रहते हैं। तो ये कहीं न कहीं इंसान के अंदर बहुत बड़ी कमी है, जो इस कमी को पूरी करने की बहुत ज़रूरत है। तो अज़ीम साहब, आपका इस सिलसिले में क्या एक्सपीरियंस रहेगा, या आप क्या मदरसे के बच्चों को पैगाम देना चाहेंगे जो ख़ास तौर से इस राह में गामज़न हैं, जो तैयारी कर रहे हैं जेआरएफ की और मतलब उसको क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, कई बार 1 बार या 2 बार नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके सिलसिले में क्या आपका पैगाम रहेगा? जी, पहले कुछ बातें अबूज़र साहब जब बोल रहे थे मेरे ज़हन में काफ़ी बातें आ रही थी, ठीक है। अब देखूँ मैं कितनी कह पाऊँगा। तो सबसे पहली बात तो ये मेरे ज़हन में आई कि जो इन्होंने कहा कि लिख के रखना, ठीक है। ये कुछ यूट्यूबर बताते भी हैं, जो यूट्यूबर टीचिंग से रिलेटेड पढ़ाते हैं या बच्चों को मोटिवेट करते हैं। जैसे मैं भी खुद करता हूँ हमेशा, काफ़ी दिनों से, मतलब हर एक एग्ज़ाम के लिए मैं अपना सेट करता हूँ, मुझे कितना चाहिए। जैसे मुझे 80% आया है, मैंने अपना लिखा था। जिस दिन मुझे याद है, मेरी आज भी पहले दिन की, जब मैंने लिखा था कुछ वर्ड भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के पहले दिन के लिए, मैंने उसपे लिखा था मुझे 85% चाहिए। ठीक है? तो इसको विज़ुअलाइज़ेशन बोलते हैं मोटिवेशन के फील्ड में, ठीक है? इस पे मोटिवेशन और इस तरीके से तशजीह के फील्ड में, जी। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या, ठीक है? अगर हम जब सोच ही नहीं सकते, मतलब जब सोच ही नहीं सकते, तो हम वो कर नहीं सकते हैं। दूसरी बात, यूजीसी नेट से रिलेटेड जो बात मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों के फ़ोन मेरे पास आते हैं, अज़ीम भाई हम आपकी क्लास अटेंड नहीं कर पाएँगे, क्यों नहीं कर पाओगे? अज़ीम भाई हम आपकी क्विज़ जो कि 20 मिनट भी नहीं लेंगे, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे जिसको, ठीक है? या मॉक टेस्ट जिसको 1 घंटा भी नहीं लगेगा। अज़ीम भाई मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं ये आपका हल नहीं कर पाऊँगा। तो फिर ये जेआरएफ चाह ही क्यों रहे हो तुम? नहीं मिलेगा आपको, कभी जेआरएफ नहीं मिलेगा, जी, ठीक बिल्कुल। है? अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो उसके लिए कुछ कुर्बानी तो देना पड़ेगी ना, थोड़ी बहुत जी, कुर्बानी। ठीक है, आपका वर्किंग आवर्स हो सकते हैं, 12 घंटे के भी हो सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए 2-3 घंटा, 4 घंटा मिनिमम, 2 से 4 घंटा तो निकालें, ठीक है? यानी आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। ये तो जी, चलो वर्किंग लोग हो गए बेचारे, वर्किंग या प्रोफेशनल लोग हो गए जो काम कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो खाली बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कि हमारा मन नहीं कर रहा, अभी पढ़ाई हमने शुरू नहीं की है, ठीक है? जी, मैंने जो देखा है, खुद थोड़ा बहुत जो अपना भी छोटी-सी ये सक्सेस है, इतनी बड़ी नहीं है, जैसा कि अभी अबूज़र भाई ने कहा कि मैंने भी कहा है, मैं भी कहता हूँ कि ये ना तो ईज़ी है, ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, एक मॉडरेट एग्ज़ाम है, ठीक है? जी, लेकिन बगैर हार्ड वर्क के हासिल नहीं हो सकता है। आपको जी, लगे कि बगैर हार्ड वर्क के हासिल हो जाएगा, तो मैंने जो इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कामयाबी पाने वाले, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, ठीक है? जी, चाहे किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उनके अंदर ये वाली फीलिंग ज़रूर होती है, जिसे बर्निंग डिज़ायर बोलते हैं। मुझे चाहिए ही चाहिए, मेरा होना ही चाहिए। जी। और वो लोग जो कहते हैं, "अरे चलो हो गया तो हो गया, यानी जेआरएफ हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है।" जी, अबू हेलो। ज़र भाई। जी, आवाज़ रुक गई थी अज़ीम भाई की?
अजीम भाई, आपकी आवाज रुक गई थी। हाँ हाँ, वो फोन आ गया था। अगला क्वेश्चन पूछो। जी, हमारे साथ एक और पैनलिस्ट हैं सनाउल्लाह साहब, जो जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। इनके कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप दोनों हजरात से करना चाहेंगे। जी सबसे पहले मैं जी बिल्कुल। फिरोज भाई का शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने अपने चैनल पर बुलाया द ह्यूमन वॉइस पे। सबसे पहले मैं अबूजर भाई से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अबूजर भाई, आपका बैकग्राउंड जो था मदरसा बैकग्राउंड था, और तलबा मदारिस फरागत के बाद असली तालीम में दिलचस्पी रखते हैं, तो उम्र ज़्यादा होने की वजह से असली तालीम से इस्तेफ़ादा नहीं कर पाते हैं, और अगर कोई तालिब इल्म असली तालीम हासिल करता भी है तो उन्हें सही रहनुमाई और गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो आपको ये जज्बा और मोटिवेशन कहाँ से मिला था? माशाल्लाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आखिरी जुमला बोलने से पहले मेरे जहन में एक बात आई थी, लेकिन ठीक है, इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात यह है कि जब हम जामिया सैयद अहमद शहीद कटौली में थे, तो उस वक्त बस एक चीज़ थी कि मतलब मुझे पढ़ना है, मुताला करना है। जैसे मुझे सबसे ज़्यादा पढ़ने में जो चीज़ अच्छी लगती थी वो अर्रायत था। यहाँ का जो दारुल उलूम नदवतुल उलमा का एक बहुत अहम मजल्ला या पर्चा है, उसको पढ़ने में मुझे बहुत दिलचस्पी थी। लेकिन अचानक से हमारे घर वाले, अगर कहा जाए कि तो शुरू से ही हमारे घर वालों ने एकदम हाई स्कूल यूपी बोर्ड में हमारा नाम लिखा दिया। मतलब बगैर हमारी इजाज़त के तो नहीं लिखाया, लेकिन ये था कि वो एक बहुत बड़ा मूव था ज़िंदगी में। यानी कह सकते हैं कि बहुत बड़ी लाइफ़ चेंजिंग मूवमेंट थी वो हमारी ज़िंदगी की। उसके बाद मुझे अचानक से महसूस हुआ कि अब मुझे आगे कुछ करना है, क्योंकि हमारे एक मामू थे, वो जामिया अज़हर मिस्र से पढ़े हैं और उन्होंने बीए किया था सिर्फ़। तो और कुछ तलबा से सुना करते थे कि मतलब ये ट्रांसलेशन भी कुछ होता है, और ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये पता नहीं किन चिड़ियों के नाम है। ऐसा महसूस हुआ करता था उन दिनों के अंदर। लेकिन एक अजीब-सी, वो हमें भी नहीं पता है क्या है, वो जो बर्निंग डिज़ायर थी, द पावर ऑफ बर्निंग डिज़ायर, तो वो कहाँ से आई मुझे खुद नहीं महसूस हुआ। लेकिन फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। द हिंदू, उस वक़्त का जो सबसे अहम चीज़ जो अभी मुझे बताना चाहिए, और तमाम मतलब जितने सुनने वाले हैं उनको थोड़ा गौर से सुनना चाहिए कि जो उस वक़्त की जो सबसे अहम चीज़ थी वो ये थी कि थोड़ी दूर पे एक कस्बा है संडीला, वहाँ से मैं एक पेपर मँगाया करता था इंग्लिश में, द हिंदू, वो आज भी आता है। और उसको मैं असर के बाद लेके बैठता था, बराबर उसकी रीडिंग, चाहे मुझे समझ में आए, ना आए, कुछ भी हो, कैसे भी हो, करना ही करना है। मतलब फिर वही बात आती है बर्निंग डिज़ायर की। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये चलता रहा, तो चीज़ें बेहतर हुई। उसके बाद में फिर हमारा एक ख्वाब था कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जाना है, और फिर ज़िंदगी को ट्रांसलेशन की फ़ील्ड में लेके जाना है, कंपनी की फ़ील्ड में। लेकिन वो मेरी किस्मत में नहीं था, क्योंकि मेरा वहाँ पे दाखिला नहीं हुआ। पहली मर्तबा जब मैंने कोशिश की, नहीं हुआ, लेकिन उसी साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमारा दाखिला हो गया। फिर वहाँ से एक नई शुरुआत होती है, धीरे-धीरे। तो जो असल पॉइंट, आपके सवाल का जो असल क्वेश्चन है कि वो चीज़ कहाँ से आई, वो चीज़ जब हमें थोड़ा-सा मूव मिला कि हाई स्कूल और इंटर, ये चीज़ें, तो फिर लगा कि हाँ, आगे भी कुछ चीज़ें हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो हमने महसूस करी, हमारे साथ में जो और लोग थे, जो उनका माइंडसेट है, अगर हम लोग अपने उर्दू में कहें कि उनके जो दिमाग के सोचने समझने का तरीका है, वो ये होता है कि बस हमें इसके बाद में आगे के सारे रास्ते बंद महसूस होते हैं कि अरे अब हमने मदरसे में पढ़ाई की है, उसके आगे हम क्या करेंगे? या बाय द वे ये क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं? तो जो अहम चीज़ है वो ये है कि आप कितना पढ़ते हैं। मतलब अगर आप दिन में 500 सफ़े मुताला करते हैं, हमारा जो उस वक़्त का पढ़ने का जो रेशियो था वो तकरीबन 400 से 500 सफ़े था। और न सिर्फ़ मैं एक किताब, मतलब जो मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ़ एक पॉइंट आप गौर करिएगा, मोटिवेशन। अगर आप देखिए एक चीज़ पढ़ते रहेंगे ज़िंदगी में, एक ही चीज़ पढ़ेंगे, मतलब एक ही राइटर को पढ़ते रहेंगे, अबुल हसन साहब को पढ़ रहे हैं बाय द वे, उसके बाद आपने राबित साहब को उठा लिया, उसके बाद वाज़े साहब को उठा लिया, और बस आप इसी एक दायरे फ़िक्र के अंदर घूमते रहेंगे, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें जो
बेहतरीन है, बल्कि बेहतर बहुत ज़्यादा ही अहम है, वो आपके दिमाग से निकल जाती हैं। क्योंकि हमारा दिमाग कुछ ऐसा है कि वो वही तमाम चीज़ें कबूल करता है जो वो पढ़ता रहता है, बराबर जो चीज़ें देखता है, विजुअलाइज़ करता है। तो वहाँ से उस वक़्त मैंने पढ़ना शुरू किया था। अगर मैं राइटर का नाम लूँ, ब्रायन ट्रेसी और नेपोलियन हिल और उस वक़्त के बहुत बड़े-बड़े राइटर्स थे। उनको पढ़ के थोड़ा-सा मोटिवेशन मिला कि लाइफ़ में मुझे कहीं आगे जाना है। फिर जब हमारा ये पूरी कहानी तकरीबन मैंने अपनी किताब में भी लिखी है। उसके बाद फिर जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए, वहाँ वहाँ भी एक ज़हन में दिमाग में ये बात थी कि मुझे अब आगे ट्रांसलेशन की फ़ील्ड में ही जाना है। लेकिन फिर कुछ लोगों के समझाने पे, जैसे वहाँ पे प्रोफ़ेसर हज़रात थे, वहाँ के एक बहुत मशहूर शख्सियत, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह नदवी, वो इस वक़्त अल्लामातुल हिंद कहे जाते हैं, हिंदुस्तान के वो। तो उनसे जब मुलाकात हुई उसके बाद में उन्होंने आगे बताया कि आप पीएचडी भी कर सकते हैं अच्छे से और जेआरएफ भी होता है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। फिर एकदम ज़हन बना कि मुझे अब तो जेआरएफ ही करना है। जो अज़ीम भाई ने कहा ना कि बर्निंग डिज़ायर, बस वही वाली चीज़ एकदम अचानक में आई और उसके लिए शुरुआत कर दी। कहाँ से शुरुआत करी, कैसे ख़त्म हुआ, वो पूरी एक लंबी कहानी है। लेकिन जो पॉइंट कहीं न कहीं आपको कोई न कोई ऐसी चीज़ें मिलती रहती हैं। कहीं पे जैसे आपके ज़िंदगी में कभी कोई एक आदमी ऐसा आया जिसने आपको सिर्फ़ ये बता दिया कि भई इधर आपको डालेंगे नहीं, बल आपको इधर से होके यहाँ पे जाना है। जी। तो वो चीज़ काम कर जाती है। लेकिन वो हर इंसान की ज़िंदगी में होता है, काम किसके अंदर करती है और कहाँ करती है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। शुक्रिया। तो अब्दुल अज़ीम साहब, आप बताएँ कि आपको किसने मोटिवेट किया और ये मोटिवेशन आप कहाँ से आया? आप भी थोड़ा इस पे रोशनी डालें कुछ। तो आपके सवाल को मैं 2 जुज़ में बाँट सकता हूँ। इससे पहले आपने अबूज़र साहब से भी एक सवाल पूछा। तो मोटिवेशन की बात कहूँ तो मेरे भाई इससे पहले मतलब जेआरएफ भी कर चुके हैं और वो इस टाइम जामिया मिल्लिया इस्लामिया से रिसर्च स्कॉलर हैं पीएचडी में, ठीक है? तो वहीं से मतलब एक राह उनके पीछे-पीछे चलने की मिलती रही और दूसरी बात जो कहना चाहूँगा, मेरी ज़िंदगी में एक ख़ास है शायर, यहाँ तक कि लोगों ने शुरू में उसका मज़ाक भी बनाया। मैं मोटिवेशन वीडियोज़ वग़ैरह बहुत ज़्यादा देखता हूँ, ठीक है? इसी तरीके से किताबें भी जो नाम बताए, नेपोलियन हिल और ब्रायन ट्रेसी, इसी तरीके से बहुत सारे अंग्रेज़ी और हिंदुस्तानी और अरबी सब तरह के मतलब राइटर्स भी हैं और इसी तरह के मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। तो उसका मेरी ज़िंदगी में मतलब मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव असर है, ठीक है? बाकी दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि हम किस तरीके से जो हमारे मदरसे के स्टूडेंट हैं, जो हमारे मदरसे के तलबा हैं, मैं मान सकता हूँ कि अब मैं हायर एजुकेशन में हूँ क्योंकि बीए के बाद से यानी इंटर के बाद से 12वीं के बाद से हम हायर एजुकेशन का शुरू करते हैं, बीए इसी तरीके से एमए, मैं एमए में हूँ। लेकिन मदरसे तक की एजुकेशन वो हायर एजुकेशन नहीं है, ठीक है? ना तो सरकार की नज़र में और किसी की नज़र में भी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मदरसे से आपने फरागत हासिल की है, तो आपको हर कीमत पे आपको हायर एजुकेशन में आना ही चाहिए और लॉकडाउन ने तो बता ही दिया है हमें, ठीक है? लॉकडाउन ने तो हमें बता ही दिया है कि हमें हर कीमत पे हायर एजुकेशन में आना चाहिए क्योंकि जी, जी। सबका मानना है कि जितने मदरसे के उलमा यानी जो मदरसे में पढ़ा रहे थे, टीचर थे या इमामत करने वाले जो मदरसे के बच्चे थे, जितने वो परेशान हुए हैं, उतना कोई परेशान नहीं हुआ है, जी। ठीक है? क्योंकि मस्जिदों से इमामों को लोगों ने वहाँ से निकाल दिया, ठीक है? इसी तरीके से मदरसे बंद हो गए जिसकी वजह से उनको जो थोड़ी बहुत जॉब मिल रही थी, थोड़ा-सा उनका खर्चा चल रहा था, वो खत्म हो गया। तो आपको हायर एजुकेशन में आना चाहिए। अब अगर अब आप हायर एजुकेशन में आ रहे हैं मदरसे के बाद यानी आप फ़ाज़िल हो गए, फ़ज़ीलत आपने हासिल कर ली किसी भी मदरसे में, तो आपकी 2 सिचुएशन हो सकती हैं। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आप फाइनेंशियल अपने घर से सही हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर अपने घर से फाइनेंशियली सही हैं, ठीक है? तो आप रेगुलर भी जो भी यूनिवर्सिटी आपके यहाँ है या फिर सेंट्रल में है, तो उनसे तालीम हासिल करें और अगर आपकी फाइनेंशियल हालत सही नहीं है, आपकी फाइनेंशियल हालत दुरुस्त नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि मदरसे में आप पढ़ाएँ, ठीक है? या मदरसे में आप पढ़ाएँ, वहाँ पर आपको 10,000 मिलेंगे, 20,000 मिलेंगे, 15,000 मिलेंगे या इसी तरीके से किसी मस्जिद में इमामत करें, वहाँ पर आपको 10,000 मिलेंगे, 20,000 मिलेंगे, 15,000 मिलेंगे या 5,000 मिलेंगे, ठीक है? उसके साथ-साथ आप डिस्टेंस से एजुकेशन जारी रखें, ठीक है? प्राइवेट से एजुकेशन जारी रखें क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को पढ़ा है जिन्होंने प्राइवेट से बीए, एमए यहाँ तक कि पीएचडी करके भी जिन्होंने डिस्टेंस से बीए, एमए और पीएचडी करके भी उसके बाद उन्होंने यूपीएससी और बहुत बड़े-बड़े एग्जाम क्लियर कर किए हैं, ठीक है? सिर्फ
आपके अंदर सीखने का जज़्बा होना चाहिए। आप इमामत कर रहे हैं, आपका बीए भी होगा, आपका एमए भी होगा। हमारे टीचर हैं, ठीक है, उन्होंने बीए भी किया, मदरसे में पढ़ाते रहे एक बड़ी ज़िंदगी, काफ़ी उम्र तक, ठीक है, काफ़ी देर तक, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि इस तरह हम कर सकते हैं। उन्होंने बीए किया, एमए किया और उसके बाद जेआरएफ किया। आज उनकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर है, ठीक है? तो ये तरीका आप इख्तियार कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा फाइनेंशियली आपके यहाँ प्रॉब्लम है। हम तमाम पैनलिस्ट के बहुत-बहुत ममनून हैं, बहुत शुक्रगुज़ार हैं और हम नाज़रीन से दरख़्वास्त करेंगे और ख़ास तौर से उन तलबा से दरख़्वास्त है मेरी कि जो जेआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसी पैटर्न पे तैयारी करें, जो रहनुमाई की गई है इस वीडियो के अंदर। बहुत-बहुत शुक्रिया आप हज़रात का।